नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। बिहार में अब उद्योग लगाने और निवेश लाने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने इसको लेकर बड़ी पहल की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। बिहार में नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार ने बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है। ऐसे में बिहार में उद्योग और निवेश लाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करने के अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और पलायन रोकना है और इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। इसके अलावा कल 25 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शिरकत करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा। जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, निश्चिंत है बिहार, औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार। जेडीयू के पोस्ट में कहा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। नीतीश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले 5 साल बिहार तेज गति से आगे बढ़ेगा, यहाँ नए उद्योग लगेंगे। पीएम ने देश दुनिया के निवेशकों से बिहार में निवेश की अपील की थी। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने की पहल शुरू हो गई है। नई सरकार में बिहार में बड़े उद्योग लगाने पर पूरा फोकस है, यानी बिहार में अब उद्योग की बहार आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। सीमांचल में 5 सीट जीतने के बाद एआईएम का जोश हाई है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वो बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शर्त है। क्या है वो शर्त, इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव के सियासी रण में कभी सीएम नीतीश को खूब सुनाने वाले, एनडीए पर करारा वार करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदल गए हैं। एआईएम चीफ ने अब नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने अमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सीमांचल में हालात सुधरना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दे, और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। ओवैसी के बयान पर एक तरफ जहां जेडीयू बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रहा, सिर्फ इतना कह रहा कि हमने सीमांचल की तस्वीर बदली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर यह कह रही है कि ओवैसी की जरूरत हमें नहीं है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने कहा यह साफ हो गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब इस संबंध में देखिए, हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन सीमांचल के विकास को उन्होंने शर्त रखा, तो मैंने यह जरूर कहा है कि तस्वीर हमने बदल दी है, तकदीर भी हम बदल देंगे। मोहम्मद ओवैसी साहब ने यह कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि यदि मुसलमानों का साथ दें, सीमांचल का विकास करें, तो उनका समर्थन कर सकते हैं। ओवैसी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। ओवैसी साहब जब से बिहार में कदम रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से धीरे धीरे एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की राजनीति में आभा और संख्या दोनों घटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो किनके पार्टनर हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। देखिए, एनडीए का बिहार में जो ठगबंधन बना है, उसके एक पार्ट ओवैसी जी भी हैं, और हम लोग तो शुरू से यह बात कहते रहे हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। बिहार में शर्तों के साथ ओवैसी नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनावों में सीमांचल की 24 सीटों में से 14 सीटें एनडीए ने जीती। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी एआईएम ने अपनी पकड़ बनाए रखी और 5 सीटें अपने नाम की। ओवैसी की पार्टी ने चुनाव से पहले महागठबंधन में भी शामिल होने के लिए पहल की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। अब सीएम नीतीश को शर्त के साथ समर्थन देने की बात कहकर ओवैसी ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सत्ता संभालने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने पहुंचे। इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। अधिकारियों से सीएम ने फ्लैट की खूबियों के साथ ही विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने काम जल्द पूरा कराने के साथ ही पथ के बगल में बनने वाले पार्क में रेलिंग का भी निर्माण कराने के निर्देश दिए, ताकि लोग सुरक्षित रह सके और उन्हें घूमने फिरने में सुविधा हो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर तारापुर विधानसभा पहुंचे। चुनाव जीतने के बाद यह उनका तारापुर का पहला दौरा। सम्राट चौधरी के तारापुर में वहां जोरदार स्वागत हुआ। सम्राट चौधरी ने मतदाताओं का आभार जताया
और कहा कि ये सरकार बिहार के विकास के लिए बनी है। वहीं तारापुर विधानसभा की राजनीति में गेम चेंजर माने जाने वाले सकलदेव बिंद ने भी सम्राट चौधरी के आगमन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में योगी मॉडल लागू हो चुका है। और जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से तारापुर से जिताकर बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका दिया है। भैया क्या यूपी मॉडल बनेगा? बिहार के विकास के लिए काम करना है, बिहार की। और 2025 का जो साल होगा वो सबसे बेहतरीन साल होगा। वहाँ का जो अपराधी है बिहार का, वो भी अपना ठिकाना खोज ले, बिहार के बाहर चले जाए, सुरक्षित है। यहाँ रहेगा तो सीधा इनकाउंटर होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलाना मदनी के बयान पर करारा पलटवार किया। मदनी ने कहा कि विदेश में मुसलमान को इज्जत मिलती है, भारत में नहीं। इस पर गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि मदनी साहब हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं और यह लोग जिन्ना के समर्थक हैं। और भड़काऊ बयान देते रहे। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे। जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। बिहार में मां के दूध को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार के 6 जिलों में किए गए रिसर्च में मां के दूध में खतरनाक यूरेनियम पाया गया है। भूजल प्रदूषण की वजह से मां का दूध जहर बन गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवजात शिशु का सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन मां का दूध माना जाता है। इसमें वो सभी पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को बीमारी और संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी मां के दूध में जहर जैसी कोई चीज मिल जाए तो क्या होगा। बिहार से आई एक स्टडी ने इसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बिहार के 6 जिले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा में रिसर्च में सामने आया है कि मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक स्तर है। भूजल प्रदूषण की वजह से मां का दूध जहर बन गया है। महावीर कैंसर अस्पताल और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 17 से 35 साल की महिलाओं पर रिसर्च किया। ये रिसर्च अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 तक किया गया। 40 महिलाओं पर किए गए रिसर्च में पता चला कि मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक स्तर है। एम्स के डॉक्टर की माने तो अभी यह साफ नहीं है कि यूरेनियम आखिर आ कहां से रहा है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी इस पर रिसर्च कर रहा है। वह इस चौंकाने वाले रिपोर्ट बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों से इस पर राय ली जाएगी। तो जैसा चिकित्सकों का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर चिकित्सा होती है। मां का दूध बच्चों के लिए सबसे जरूरी और सुरक्षित आहार माना जाता है, लेकिन बिहार के 6 जिलों में चौंकाने वाले खुलासे के बाद मां का दूध भी बच्चों के लिए असुरक्षित हो गया है। इस रिपोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से हिमानी चांदना और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्ट धन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के 3 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। छापेमारी में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार एक्शन मोड में है। सरकार अब भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नीतीश सरकार की यूएसपी रही है। रविवार को निगरानी की टीम ने एक और धन कुबेर के ठिकानों पर छापा मारा। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में एक साथ धावा बोल दिया।
जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार आजाद के पास आय के स्रोत से कई गुना अधिक अवैध संपत्ति मिली है। उत्पाद अधीक्षक की पत्नी माधुरी देवी के नाम पर जमीन के 6 दस्तावेज मिले हैं। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर भी जमीन के 4 दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जमीन की कुल कीमत 1 करोड़ 78 लाख रुपए बताई जा रही है। पटना स्थित आवास से भी छापेमारी के दौरान 28 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के कागजात मिले हैं। वहीं उत्पाद अधीक्षक की ओर से विभिन्न संस्थानों में 1 करोड़ 54 लाख रुपए के निवेश के भी सबूत मिले हैं। छापेमारी में यह खुलासा हुआ है कि अनिल कुमार आजाद, उनकी पत्नी और परिजनों के बैंक खाते में 48 लाख रुपए जमा है। वहीं 26 लाख रुपए की जेवरात की रसीद भी जब्त की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि इनिशियल स्टेज में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसे आय से अधिक संपत्ति का यह मामला काफी ऊपर तक जा सकता है। औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर में निगरानी की टीम ने उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के आवास पर लगभग 5 घंटे तक छापेमारी की। हालांकि क्या कुछ बरामदगी हो सकी, इस बात का खुलासा टीम के अधिकारियों ने नहीं किया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ पुख्ता सबूत टीम को हाथ लगे हैं, जिसे टीम अपने साथ लेकर पटना चली गई। अनिल कुमार आजाद उत्पाद अधीक्षक औरंगाबाद के आवास पे हम लोग रेड करने के लिए पहुंचे थे। ये विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है। इनके 4 ठिकानों पे रेड हो रही है। जब सारा रेड कंडक्ट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में विशेष निगरानी इकाई एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगी और आप लोग इसकी सुनवाई। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। अनिल कुमार आजाद पर 1.58 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। निगरानी की टीम की छापेमारी में उत्पाद अधीक्षक की अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में फर्जी सिम बॉक्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का सिंडिकेट चलाने वालों पर जल्द ही शिकंजा कसने वाला है। बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सहमति दे दी है। जल्द ही सीबीआई की टीम बिहार आकर मामले की जांच शुरू करेगी। बिहार में फर्जी सिम बॉक्स की मदद से साइबर ठगी का अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट चलाने के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। अब तक इस मामले की जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच करने की अनुमति दे दी है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब भी कई अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हाल के दिनों में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो बिहार सरकार की एजेंसी है, उसने कई फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जगह अब सीबीआई करेगी। साइबर ठगों ने सिम बॉक्स के जरिए ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार सहित कई देशों से आने वाले कॉल को सर्वर के जरिए लोकल कॉल में बदल देता था, जिससे लोगों से आसानी से धोखाधड़ी का ये पूरा खेल खेला जा रहा था। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जुलाई में सुपौल से 21 साल के हर्षित कुमार को सिम बॉक्स के साथ गिरफ्तार किया। जुलाई में ही भोजपुर से मुकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में झारखंड के देवघर से मुकेश महतो की भी गिरफ्तारी हुई। ईओयू की अब तक की जांच में पता चला है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हजारों सिम फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के लिए खरीदे गए हैं। फर्जी सिम बॉक्स का सिंडिकेट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसके तार विदेशों तक जुड़े हैं। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, चीन, थाईलैंड सहित कई एशियाई देशों के साइबर ठग इसमें शामिल हैं। जल्द ही सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करेगी, जिसमें न सिर्फ फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले बल्कि इनको सिम उपलब्ध कराने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा, जिससे पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ हो सकेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम पहुंचे, जहां पर्यटन मंत्री ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर जानकी मंदिर निर्माण कार्य से संबंधित काम का निरीक्षण किया। निर्माण काम को लेकर कई निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर से विवाह पंचमी के अवसर पर मंदिर के भूमि बाउंड्री और सीमांकन का कार्य शुरू किया जा रहा है। 42 महीने में मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
मेरे विभाग का, पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट इसी पुनौरा धाम में मां जानकी की भव्य मंदिर, अयोध्या में राम तीर्थ स्थल, अयोध्या धाम में भगवान राम का जो मंदिर बना है, उसी तर्ज पर यहाँ भी मंदिर का निर्माण होना है 882 करोड़ रुपए के लागत से। उसका सारा काम तेज गति से चल रहा है। अभी मैंने समीक्षा किया, उसके भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। खबर पटना से, जहां पथ निर्माण एवं नगर आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन कल पदभार ग्रहण करेंगे। कहा कि पहले भी मैं दोनों विभाग में काम कर चुका हूं। मेरी प्राथमिकता होगी कि बिहार में सड़कों की स्थिति और अच्छी हो। वहीं SIR के बहिष्कार पर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के बदौलत चुनाव लड़ने गए थे। दोनों ही डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालेंगे तब आपको पूरे लक्ष्य के साथ बताएंगे। इन दोनों डिपार्टमेंट में पहले भी काम कर चुके हैं, कई चीज़ों की जानकारी है। अब उसको कैसे बेहतर गति दी जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन के साथ बिहार को विकसित बिहार करने में शहरी क्षेत्र में क्या भूमिका हो और सड़क के क्षेत्र में। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।